हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज है गाइस 19 सितंबर 2022। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हैं वो सारे आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज का ये थंबनेल आप देख रहे होंगे जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है आपके सोशल मीडिया पर। थोड़ा मैं लेट लेकर आई हूँ वीडियो, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि क्या ऐसा है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आप लोग पूरा मैटर देख लेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। बाकी इसमें क्या था कि मामला जो है ये बिहार के बेगूसराय इलाके का है, जहाँ पर एक चोर चोरी कर रहा था। तो उसको क्या किया, ट्रेन की खिड़की के बाहर लटका दिया गया। फिर उसके बाद ये इस तरीके से लटकाया गया ताकि वो एकदम परेशान हो गया। उसने यहाँ तक कि बोला, भैया मुझे छोड़ दो, हाथ टूट जाएगा, मैं अब ये नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, सारी चीज़ें। तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, वहाँ से आपको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग आज का मोटिवेशन या तो मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको वीडियो प्ले करके दिखा देते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। बहुत ही सही लाइन लिखा है। उम्र आपको थका नहीं सकती अगर आपके अंदर जुनून है, लक्ष्य को पाने का ललक है। ठोकरें गिरा नहीं सकती, कितनी भी ठोकरें आए, कितने भी बार फेल हों, आप हार नहीं सकते हैं, आप गिर नहीं सकते। लेकिन क्या होनी चाहिए? जिद होनी चाहिए। किसकी? जीतने की। जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। फिर कोई इतना भी हार आए, आप हार नहीं सकते हैं, आपको हरा नहीं सकता है। बस आपके अंदर जुनून, जोश, पेशेंस, इसके साथ होकर के अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चलिए वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। वेट फॉर 1 मिनट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। तो समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा। तो चलिए अब सेशन को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? तो किसने किया गाइस? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यू से यूनाइटेड एंड से नेशन, ई से एनवायरनमेंट, पी से प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया गया है, ये किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया गया है? यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड प्रोग्राम ने यूके स्थित एक चैरिटी है, चैरिटी जिसका नाम है रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन। क्या नाम है? रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन। ये कहाँ का है? यूके का है। तो इसी के साथ मिल करके ये ग्रीन फिन्स हब क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ग्रीन फिन्स क्या है, तो ये दुनिया में क्या करेगी? डाइविंग और स्नार्कलिंग। तो ये डाइविंग और स्नार्कलिंग ऑपरेटर के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
अगर इसकी बात करें ग्रीन फिंस की, तो ये द रीफ फाउंडेशन और यूनेप द्वारा क्या किया गया है, अभी ये स्टार्ट किया गया है, ताकि जो समुद्री पर्यटन से जुड़े जो निगेटिव इम्पैक्ट है, पर्यावरणीय इम्पैक्ट है, उसमें क्या किया जाए, कमी किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है कि समुद्री पर्यटन से जुड़ा जो नकारात्मक प्रभाव है, पर्यावरणीय प्रभाव है नकारात्मक, उसमें क्या किया जाए, कमी की जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको मूल रूप से देखा जाए तो 2004 में थाईलैंड में स्थापित ग्रीन फिंस, ये जो था डाइविंग और स्नॉर्कलिंग पर्यटन उद्योग में ये सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए ये क्या था, उपकरण था। तो ये 2004 में, ये सब छोड़िए, बस आपको ये ध्यान रखना ग्रीन फिंस अब किसके द्वारा, यूनेप के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो कि यूके स्थित एक चैरिटी है, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, इसी के साथ किया गया है। और ग्रीन फिंस अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। ग्रीन फिंस हब जो है ये अब तक का पहला जो है वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। इससे क्या होगा, यह समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। ये क्या करेगा काम, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। अगर बात करें यूनेप की, जो यहाँ पे यूनेप दिया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दिया है, इसकी स्थापना होती है गाइस 5 जून 1972 को। कब होती है, 5 जून 1972 को होती है, 1972 को होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है, केन्या में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पूरा ध्यान, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। कब बताया था, अभी मैं लास्ट लेक्चर में बताई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है, जब हम लोगों ने 16 सितंबर को क्या मनाया था, ओजोन दिवस मनाया था। तो ओजोन के संरक्षण के लिए क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था, 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 में हुआ था। अच्छा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो चलो आपको क्लियर हो गया कि 16 सितंबर 1987 में हुआ था। इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किया था। तो कब किया था गाइस, इस पर भारत ने 1992 में किया था, 1992 में हस्ताक्षर किया था। तो ये आपको पूरा डिटेल जितना मैंने था इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाते हैं। आपको याद होगा 15 सितंबर को कुछ और भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे, ये भी मैंने बताया था। तो दोनों डेट आपको ध्यान रखने की 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस में मनाते हैं और अभियंता दिवस में भी मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस है, इसमें लोगों के बारे में, लोगों के लिए जो लोकतंत्र का महत्व है उसको याद कराने के लिए ये मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस का उद्देश्य क्या है, पूरे विश्व में जो लोकतंत्र है, पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसका क्या उद्देश्य है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ये मनुष्यों के, ये जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, ये जो मानव का फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है और प्रभावी समर्थन को याद कराने का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या हुआ था 2007 में UNO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 2007 में हुई थी। फिर क्या होता है, 2008 में ये मनाया गया था। पहली बार ये, मतलब पहले साल जो है 2008 में ये मनाया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि हर कोने में सुशासन लागू के, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि हर कोने में क्या हो, सुशासन लागू किया जा सके। और भारत की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 60 करोड़ लोग, कितने, 60 करोड़ लोग जो है वो अपने मत का प्रयोग करके सरकार को चुनते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें अंतर संसदीय संघ मुख्यालय, अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंतर संसदीय संघ मुख्यालय, अंतर संसदीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, जिनेवा, ये आपको ध्यान रखिएगा। और अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष कौन है, कृपाण हुसैन है। क्या नाम है इनका, कृपाण हुसैन। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें अंतर संसदीय संघ की, तो कृपाण हुसैन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, पेरिस, फ्रांस में हुई थी। और इसके महासचिव जो हैं वो मार्टिन है, मार्टिन, ये नाम थोड़ा टफ है बट कोई नहीं, आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा, चुगोंग,
मार्टिन चुगोंग हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का छाप लीजिए। क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर ही ये देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग 100% स्टार बना करके आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है गाइस, किस भारतीय को फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। ये हैं, आपको दिखा दूँ, ये है डॉक्टर स्वाति पीरामल। डॉक्टर स्वाति पीरामल को इससे जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये जो हैं एक वैज्ञानिक भी हैं, वैज्ञानिक प्लस एक उद्योगपति भी हैं, वैज्ञानिक और उद्योगपति भी हैं, उद्योगपति भी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अच्छा ये बताइए, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, क्या रिसेंटली आपने और कोई पढ़ा है कि किसी को प्रदान किया गया था? बिल्कुल आपने पढ़ा है, नहीं याद है, मैं याद दिला दे रही हूँ, शशि थरूर को मिला है। शशि थरूर को भी क्या मिला, इसका फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ये 2022 में मिला था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये किस में स्थापित की जाएगी? ये की जा रही है गुजरात में की जा रही है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री ये कहाँ स्थापित की जा रही है? गुजरात में की जा रही है। ये किसके द्वारा की जा रही है? तो गुजरात में की जा रही है वेदांता। किसके द्वारा? वेदांता। ये वेदांता जो है खनन समूह है, क्या है? खनन समूह, वेदांता ग्रुप। और वेदांता अकेले तो कर नहीं रही है, तो ताइवान की एक कंपनी है ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। क्या नाम है ताइवान की कंपनी का? बता रही हूँ, एक मिनट। इसका नाम है फॉक्सकॉन। एक मिनट मैं फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिख दे रही हूँ। फॉक्सकॉन, ये देखिए फॉक्सकॉन, ये इसकी क्या नाम है? ताइवान की कंपनी है, ये ताइवान की कंपनी है। और भारत की कौन सी है? वेदांता। तो ये दोनों मिल करके क्या कर रही हैं? गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र बनाने वाले हैं। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। और सेमीकंडक्टर का यूज़ किस में होता है? जैसे कार, मोबाइल फ़ोन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें किया जाता है। सेमीकंडक्टर का यूज़ किस में है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। किस में? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी तक भारत में इसका निर्माण नहीं किया गया था। इस तरह भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट बन जाएगा जब, तो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य है उसमें क्या होगा? एक बहुमूल्य कदम ये साबित होगा। क्या है सेमीकंडक्टर? तो सेमीकंडक्टर जो है चिप्स, माइक्रोचिप्स को क्या किया जाता है? अगर ये जो माइक्रोचिप्स हैं इसको डिजिटल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के आवश्यक टुकड़े कह सकते हैं। कई बार हम लोग इसको यही कहते हैं। तो कारों से लेकर के मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड तक में क्या होता है? इस सेमीकंडक्टर का क्या होता है? यूज़ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? सेमी कंडक्टर के क्या है? उदाहरण है। कौन कौन सा? सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सेमीकंडक्टर के जो उदाहरण है वो बताइए। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? इसी के उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। UPSC की दृष्टि से, PCS की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। PCS की दृष्टि से क्या क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब ये एडिटोरियल था, उसी से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है कि समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर, एक समुद्री जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और बताना है यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये समुद्री अकशेरुकीय हैं जो केवल खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल खारे पानी में पाए जाते हैं। भारत में इस जीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत
अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ब्राउन सी कुकुम्बर को IUCN द्वारा संकटग्रस्त इंडेंजर्ड के रूप में क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। तो यहाँ पे जो ब्राउन सी कुकुम्बर है इसको किसमें, संकटग्रस्त इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सो ये क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ये तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ये जो समुद्री खीरा अभी द हिंदू में आया था, इसमें क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत इसको लुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में माना गया है। और ये खीरा जो है एक अकशेरुकीय समुद्री जीव है जो कहाँ पर पाया जाता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री तल पर ये पाया जाता है। ये मोटे खीरे की तरह दिखता है और इसकी आकार लंबी मोटा खीरा जैसा खीरा आपने देखा उसी की तरह है, इसीलिए इसका नाम समुद्री खीरा रखा गया है। और ये जीव जो हैं ये प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र का, किसका, प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र का कोरल इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग होता है। क्यों, क्योंकि समुद्री खीरा चयापचय के बाद मुख्य उपोत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त करता है जो प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। समुद्री खीरा की बात की जाए तो ये प्रवाल भित्तियों को अनुकूल स्थिति में रखने में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसकी जो मांग होती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, इसकी जो मांग होती है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी अत्यधिक मांग है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो रामनाथपुरम और जो तूतीकोरिन जिला यहाँ से मछली पकड़ने के जहाज़ों में तमिलनाडु से श्रीलंका तक इनकी क्या की जाती है, तस्करी की जाती है। और IUCN रेड लिस्ट की बात की जाए तो ब्राउन सी खीरा जो है, ब्राउन सी खीरा ये लुप्त प्राय संकटग्रस्त के उसमें है, ये मैंने आपको बता दिया। और एक है ब्लैक स्पॉटेड सी खीरा, ये तो आपको एक मैंने स्टेटमेंट के थ्रू बता दिया और एक मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ब्लैक स्पॉटेड सी खीरा ये संकट मुक्त है। कैसा है, ये संकट मुक्त है। और ब्लू सी खीरा बताएं तो आंकड़ों का अभाव है इसके बारे में। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है। तो किसके द्वारा ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP का शुभारंभ किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, लॉजिस्टिक का मतलब है माल ढुलाई। क्या है, माल ढुलाई। तो इसका उद्देश्य क्या है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है इसका जो घोषणा किया गया था बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई, बजट 22-23 में इसकी घोषणा की गई थी। बजट 2022-23 में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा इस बार के बजट 22-23 में घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना। और अभी इसको स्टार्ट कब किया गया है, 17 सितंबर को स्टार्ट किया गया। 17 सितंबर को क्या था, मोदी जी का बर्थडे था। मोदी जी का क्या था, बर्थडे था। तो उस दिन ये जो हम लोगों ने पढ़ा था चीता जो है कुनो नेशनल पार्क में लाया गया नामीबिया से, ये भी उसी दिन हुआ है। और 17 सितंबर को NLP का शुभारंभ किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ क्या है, तो परिवहन में क्या है इसका उद्देश्य, परिवहन में माल ढुलाई की लागत, परिवहन में माल ढुलाई की जो लागत है, माल ढुलाई की लागत को क्या करना, कम करना। परिवहन में माल ढुलाई की लागत को कम करना, यही इसका क्या है, उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की है। तो ये किसके द्वारा की गई है, ये की गई है रशिया के द्वारा। किसके द्वारा, रशिया के द्वारा की गई। किस नंबर का है, ध्यान रखिएगा 7वें नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 7वें नंबर का रशिया के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है, क्यों ये मतलब क्यों होता है, आयोजन हमेशा होता है, तो आधारभूत संरचना का विकास करना। क्या उद्देश्य है इसका, आधारभूत संरचना का विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, संरचना का विकास करना। और सेकंड थिंग क्या है, निवेश को बढ़ावा देना। क्या करना, निवेश को बढ़ावा देना, यही इसका क्या है, उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश घोषित किया गया है। 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सूजल घोषित किया गया है। तो किसे किया गया गाइस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किया गया, अंडमान निकोबार द्वीप को किया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है राजधानी, पोर्ट ब्लेयर है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर बात करें अंडमान निकोबार, ये जो मतलब स्वच्छ सुजल प्रदेश है, स्वच्छ का मतलब यहाँ पे क्या किया गया, खुले में इसको शौच मुक्त कर दिया गया, खुले में शौच मुक्त। और सुजल का मतलब यहाँ पे जो है सुजल यानी कि हर घर जल। तो इन दोनों की दृष्टि से क्या है, अंडमान निकोबार ऐसा जो है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित कर दिया गया। यहाँ पहल लिखा है, गलती से पहला होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अंडमान निकोबार की बात हो रही है तो यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये पूछ लेता है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, तो ये है बैरन द्वीप में। कहाँ पर है, बैरन द्वीप। तो ये बैरन द्वीप जो है ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, यहीं पर है, जिसका नाम है साउथ बटन। क्या नाम है उसका, साउथ बटन नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर पूछ ले कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, यहीं पर है, अंडमान निकोबार में, जिसका पहले नाम क्या रखा गया था, माउंट हैरियट रखा गया था। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। एक और याद आ रहा है कि महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क भी यहीं पर है, काला पानी की झील भी यहीं पर है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछे तो आपके माइंड में होना चाहिए, कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, कौन सी होगी देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी, तो ये इंदौर की होने वाली। कहाँ की, इंदौर। तो इंदौर को आपको पता होगा कि इंदौर को स्वच्छता के मामले में आप जानते होंगे, लेकिन अभी ये क्या है, डिजिटल एड्रेस सिटी भी ये इंदौर बनने वाली है। मतलब डिजिटल एड्रेस इंदौर दुनिया का पहला ऐसा सिटी होगा जहां हर व्यक्ति का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा। कहाँ, हर व्यक्ति का अपना क्या होगा, एक डिजिटल एड्रेस होने वाला है। यानी इंदौर में किसी एड्रेस को खोजना अब क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा, हर व्यक्ति को एक कोड डालना होगा और उसको उसके घर की लोकेशन फिर क्या होगी, मिल जाएगी। क्या हुआ था कि इस एड्रेसिंग सिस्टम बहुत ही ख़राब चल रहा था, तो इससे देश को हर साल जो अव्यवस्थित तरीके से जो एड्रेसिंग सिस्टम है, इससे हर साल क्या है, देश को 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होता है। और इसी को देखते हुए इंदौर के जो यूथ है, इंदौर के कुछ युवा पीढ़ी ने क्या किया है, ऐसा एक ऐप बनाया है जिससे किसी भी एड्रेस को बहुत ही इजीली ढूंढा जा सकता है। और उस मतलब जो एक ऐप बनाया है उसका नाम रखा है पता। उस ऐप का नाम क्या रखा है, पता। ऐप का नाम क्या है, पता ऐप है। अब इस पता नाम का यह जो मोबाइल ऐप है ये क्या करेगा, इस एड्रेस को एक छोटे से डिजिटल एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर देगा, ताकि कोई भी इस कोड को डाले तो आपके एड्रेस की सटीक जानकारी उसको क्या है, मिल जाए। और इसका यूज़ जो है वो लगभग सबसे ज़्यादा कौन करने वाले हैं, जो ई-कॉमर्स, कुरियर सर्विस, डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करने वाले हैं, विजिटर्स हैं, उनको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जिसको एड्रेस ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएंगी। और इससे एक फ़ायदा और होने वाला है, तो पूछिए कौन सा फ़ायदा होने वाला है। तो एक फ़ायदा ये होने वाला है कि इससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा। अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि इन्वायरमेंट को कैसे फ़ायदा होगा इससे, तो बिल्कुल होने वाला है। जैसे क्या होता था, डिलीवरी बॉय को एड्रेस ढूंढने में बहुत ही कठिनाई होती थी, तो कितनी चक्कर कई बार लगाना पड़ता था। तो इससे बाइक से कई किलोमीटर तक बेकार ही लंबा चक्कर चला दिया, तो इससे समय तो बर्बाद होता है, साथ ही पेट्रोल की भी बर्बादी होती थी, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता था। तो इससे क्या होगा, कई चीज़ें आपको इससे लाभ मिलने वाली। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है, यह किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो उसको स्टार बनाइए कि अभी आज का ये न्यूज़ है, हाल ही में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, यह किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित, नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। क्या हुआ कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, झारखंड ध्यान रखिएगा, ये झारखंड, तो यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक इलाका है, छत्तीसगढ़ की सीमा पर उसका नाम है बुद्ध पहाड़।
उसका नाम क्या है? बुद्ध पहाड़। कहीं कहीं न्यूज़पेपर में ये पहाड़ का नाम बूढ़ा पहाड़ भी आ रहा है, तो आपको दोनों याद रखना, बुद्ध पहाड़ या बूढ़ा पहाड़ जो भी आ जाए, ठीक है। 3-4 न्यूज़पेपर में कहीं बूढ़ा पहाड़ लिखा था, कहीं बुद्ध पहाड़ लिखा है, तो आपको दोनों ध्यान रखना। तो ये मेन रखना है कि कहाँ पर है, ये झारखंड में चला गया, तो झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर बूढ़ा पहाड़ है, बुद्ध पहाड़ है, तो यहाँ पर ये स्थित है। तो यहाँ क्या हुआ कि ये यहाँ पे 32 साल से या इस एरिया में, जो मैंने अभी छत्तीसगढ़ की सीमा बताई, जो बूढ़ा पहाड़ था, बुद्ध पहाड़, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या था, 32 साल से नक्सलियों का यहाँ कब्जा बना हुआ था, यहाँ पर नक्सलियों का कब्जा बना हुआ था। तो यहीं पर एक ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया जो पूरी तरह से सफल हो गया, और इस पहाड़ी पर अब क्या है, सुरक्षा बलों का कब्जा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हुआ था कि ये बूढ़ा पहाड़ पर जो बसे ग्रामीण है उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, अस्पताल, स्कूल, सड़क का निर्माण भी इसीलिए अब क्या है, शुरू किया जा रहा है। 3 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था, ये ऑपरेशन 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी क्या है, ये ख़त्म हो गया है। तो ये किसके लिए चलाया गया है? बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, बुद्ध पहाड़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए ये ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी तर्ज पर चलाया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस? तो ये कुछ दिन पहले जो था ये चलाया गया था डबल बुल। क्या चलाया गया था? डबल बुल चलाया गया था, ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया था। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया था, यही झारखंड में चलाया गया था। ये 8 फरवरी को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 8 फरवरी 2022 को ही चलाया गया था, जो 21 फरवरी को समाप्त हुआ था। 8 फरवरी को चलाया गया था, 21 फरवरी को समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर किसकी सीमा पर? लातेहार लोहरदगा सीमा पर स्थित एक बुलबुल जंगल है, तो वहीं पर ये ऑपरेशन डबल बुल की तरह ही बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम से ये अभियान चल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा किसकी तर्ज पर है, तो ऑपरेशन डबल बुल के उस पर चला है। तो ये दोनों नक्सलियों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? राखीगढ़ी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। इसरो के सहयोग से देश में पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया। कर्नाटक के हलेबीड होयसलेश्वर के बारे में बताना है, यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, गलत है। मंदिर का निर्माण होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन द्वारा किया गया। इसके निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री सोप स्टोन है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा? 2 और 3 स्टार्ट सही हो जाएगा। 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है? सूरत में किया है। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ तिरुपति में किया गया। विश्वेश्वरैया के बारे में बताया जाए तो वह एक सिविल इंजीनियर के नाते उन्हें भारत में उल्लेखनीय बात जलाशय जल विद्युत परियोजना के विकास, सिंचाई में ब्लॉक प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल सही। उन्होंने निजामों के अधीन हैदराबाद के दीवान के रूप में कार्य किया। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हैदराबाद नहीं, मैसूर का हो जाएगा। उनकी कुछ उल्लेखनीय साहित्यिक कृतियों में भारत का पुनर्निर्माण और भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्रमुख है, तो ये भी सही है। नीति आयोग का शून्य अभियान किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी से संबंधित है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट है। किसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता? भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत सरोवर के निर्माण में देश में राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? उत्तर प्रदेश ने हासिल किया। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। कहाँ पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। किसने सामाजिक धार्मिक पहल से पहली से पांचवी कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? प्रणव आनंद। 75वें कौन थे? बी प्रणव। ये ध्यान रखना है। किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया? बीएसएफ ने किया। विश्व ओजोन दिवस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज। कहाँ पर वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये कहाँ की गई है? यहाँ दिल्ली नहीं होगा, मुंबई में की गई है। नेक्स्ट, रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, या किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? झारखंड। हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा
बताने वाली थी आर्टिकल की, थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। तो आज छोड़ते हैं, कल क्योंकि आज लंबा रिवीजन हो गया, कल मैं क्या करूँगी, कल से मेरा यही उद्देश्य है कि आपको क्या करेंगे 10-10 आर्टिकल डेली बताएंगे और 10-10 बताएंगे, बीच में रिवीजन भी कराते रहेंगे ताकि आपका क्या हो जाए रिवीजन, क्योंकि आर्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इससे संबंधित जब ये रिवीजन कराते रहेंगे हर चीज़ को एक एक पॉइंट को लेकर के अब डेली करते रहेंगे और सैटरडे को कुछ सैटरडे स्पेशल रखेंगे रिवीजन के तौर पे। तो ये आपका मेरा मतलब क्या है कि उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ें लर्न हो जाए, बाय टंग हो जाए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना होने पाए। तो यही मैं कल से करने वाली हूँ। तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिएगा, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा तो कोई बात नहीं, मेन चीज़ है हमारा पढ़ना और एग्जाम को क्रैक करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।